हेलो स्टूडेंट, आई एम माधव शर्मा, योर गणितीय टीचर। और आज हम पढ़ेंगे 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। और रियल नंबर में भी इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसके जो बेसिक्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें टू हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि मैं ले भी रहा हूं। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स are a and b here where हमने जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, इन्हीं के साथ हमने टू यूनिक इंटीजर भी लिए हैं। इनके साथ हमने क्या लिया है? टू यूनिक इंटीजर्स भी लिए हैं। टू यूनिक इंटीजर्स किसके लिए और उसको हम किस तरीके से शो करा रहे हैं उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। टू यूनिक इंटीजर्स को हमने शो करा है क्यू एंड आर से। बेसिकली इसकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो निकल के आती है, मैं उसके बारे में बता दूं आपको। एक इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन निकल के आती है वो होती है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। वो क्यों? जब हमने टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिए और टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के बाद हमें पता है जब हम कभी भी, फॉर एग्जांपल, कभी भी हम A को B से A से डिवाइड करेंगे B में, तो एक क्वोशिएंट आएगा, देन उसके बाद एक रिमाइंडर भी आएगा। तो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इसमें होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये उसी का फॉर्मेशन है जो हमने A जो लिया है, यहाँ पे डिविडेंड लिया है, B जो लिया है डिवीजर लिया है, Q जो लिया है क्वोशिएंट लिया, R इज द रिमाइंडर। वेयर अगर हम बात करें, जो इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जीरो, जो R की वैल्यू है, जो R की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है? R की जो वैल्यू है आपकी जीरो से लाई करेगी कहां तक? B तक। R की जो वैल्यू है जीरो से लाई करेगी B तक। लेकिन फॉर मेनी टाइम्स R की जो वैल्यू है इक्वल जीरो भी हो सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। R की जो वैल्यू जीरो से B तक लाई करेगी, लेकिन जो R है वो आपका जीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट की हम बात करें, जो Q है वो इक्वल नहीं होगा किसके? जीरो के। Q की जो वैल्यू है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ सकती है, एक इंटीजर आ सकती है, लेकिन Q जो है जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके, जिसके बारे में आपको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मेथड है वो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, प्रूव दैट एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स can be written in the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is एन इंटीजर। क्यों हमारा इंटीजर्स के लिए बात कर रहा है यहाँ पर? तो आगे हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैंने जब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था, हमने टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे। टू पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा A और B था। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक टू इक्वेशंस टाइप में दी हुई है, और उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने बताई थी, A प्लस बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों के लिए, अगर हम बात करते हैं दोनों के लिए, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसका 4q प्लस 1 फर्स्ट एंड 4q प्लस 3 के लिए बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे एक कोई इसको हम देखेंगे कि कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखते हैं आगे। लेट ए
be a positive, a be a positive odd integer, हमने यहाँ पर a को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है। ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि हमारे लिए जो बात हो रही है क्वेश्चन में गिवन भी है, हम जो इसको वेरीफाई करेंगे वो किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए बात करेंगे। तो और उसी के आगे हम इस पर वर्क भी करेंगे। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। आगे हम इसकी स्टेप बाय स्टेप हम कुछ इक्वेशंस भी बनाएंगे, लेकिन इक्वेशन कैसे बनेंगी, कहां से कहां तक के लिए इक्वेशन बनेगी, वो उसका बेसिक्स मैं आपको बता दूं। जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात किया था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमने निकाली थी a इक्वल टू bq प्लस r। अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है दोनों, वो इस फॉर्मेशन में हमारी चेंज हो सकती हैं। देखते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस 1। सोचने वाली बात है, मैं आपको पूरा यहां पर क्लियर करके दूंगा। जब हमने इतना निकाला था, उसके बाद भी हमने एक r के लिए कुछ वैल्यूज हमने ली थी, वेयर हमने लिखा था जो r है हमारा, r 0 से लाई करेगा, r की जो वैल्यू है जो 0 से लाई करेगी कहां तक? b तक। कहां तक? b तक। और इस स्टैंडर्ड के लिए अगर हम बात करें, केवल हम अभी r के लिए बात नहीं कर रहे, तो हमने r की जो वैल्यू वो हटा दी है। अगर हम इस स्टैंडर्ड के लिए बात करें, तो उससे पहले जो हम इस स्टैंडर्ड के लिए निकालेंगे, तो वो 0 से हमारी जो वैल्यू निकलेगी r की, 0 से जो r की वैल्यू निकलेगी वो कहां तक निकलेगी? b तक। मतलब b हमारे यहाँ पर क्या है? 4। ओके, देन अगर हम r की सीरीज बनाते हैं, तो r की जो वैल्यू हमारी निकल के आएंगी वो आएंगी फर्स्ट, r जो है हमारा 0 को एग्जिस्ट करेगा, यस। देन उसके बाद 4 तक चलेगा, लेकिन 4 से लेस रहेगा, 4 से लेस रहेगा। r का जो वैल्यू है वो 4 से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। तो 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 3 के बाद ऑब्वियसली बात है कि 4 आएगा, तो हमें कहां तक लेना है? 4 से छोटा लेना है। देन आगे देखते हैं हम। ऐसे ही जब हमने देखा, तो r की जो वैल्यू फर्स्ट हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो बनी थी हमारी, a इक्वल टू bq प्लस r, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन थी, उसमें जो b की वैल्यू थी 4 थी, q हमने एज इट इज रहने दिया, r की वैल्यू हम एज इट इज, मतलब इस सीरीज के थ्रू हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हम देखते हैं a इक्वल टू 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q प्लस 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ योर। ओके, देन सेकंड, r का जो वैल्यू हम क्या लेंगे? अब 1 लेंगे। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो बन के तैयार होगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। देन उसके बाद हम बात करते हैं a इक्वल टू 4q प्लस 2, क्योंकि 1 के बाद जो r की जो वैल्यू है वो है आपकी 2। देन दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। उसके बाद जो बात करते हैं a इक्वल टू 4q प्लस 3, यस, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि जो 2 के बाद जो वैल्यू है हमारा, जो r की जो वैल्यू लेनी है वो है हमारी 3। देन उसके बाद देखते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि जो हमें इक्वेशन टाइप जो गिवन थी हमें 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, हमने यहाँ पर देखा, यस, हमारी जो एक हमने जो ऑड इंटीजर लिया था, जो a हमने ऑड इंटीजर लिया था, उसमें क्या हमारी ये इक्वेशंस बननी है? यस, ये रहेंगी a इक्वल टू 4q प्लस 1 और a इक्वल टू 4q प्लस 3, a इक्वल टू 4q प्लस 3, यस। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमारी ये दोनों इक्वेशन बन के तैयार हो रही हैं कहां पर? सेकंड और थर्ड पर, सेकंड और थर्ड पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हियर फर्स्ट एंड थर्ड फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, बट हम जिस
हमारा जो क्वेश्चन था जिसके लिए बात कर रहे थे ऑड इंटीजर्स, वो हमें कहां पे मिला? इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। यस, हमारे जो आगे जो वैल्यू निकली है, हमारी जो इक्वेशन हमारी जो वेरीफाई हुई है वो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड पर वेरीफाई हुई है। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड फॉर पॉजिटिव और इंटीजर्स। यस, पॉजिटिव और इंटीजर्स। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारी गिवन इक्वेशन थी 4q+1 एंड 4q+3, ये हमारी ऑड इंटीजर्स के लिए वेरीफाई हो जाएंगी। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर का, वो है हमारा इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या है, इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारा इक्वलाइट डिवीजन लेमा के ही बेसिस पर है, लेकिन हम इसमें इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम में हम एक एचसीएफ फाइंड करते हैं। वो कैसे? जब हम इक्वलाइट डिवीजन लेमा सॉल्व करते थे तो उसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते थे हम, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ए और बी में कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें ए और बी की वैल्यूज होंगी। ध्यान से सुनिए, इसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारी होंगी, जो ए और बी होंगी, उसमें उनकी वैल्यूज होंगी और उनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। और उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मीनिंग होता है किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करना बाय स्टेप। तो ऐसे ही हम इसमें इसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जब आप इनसे प्रीवियस क्लासेस में थे तो आप बाय द डिवीजन मेथड आप एचसीएफ फाइंड करते थे। वो कैसे? जैसे कि हमने किसी भी एक स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर में डिवाइड किया, देन फिर दोबारा जो रिमाइंडर आता था उसमें भी उस रिमाइंडर से हम जो लास्ट में जो हमारा डिवीजर था उसमें डिवाइड करते हैं। देन फिर दोबारा जो हमारा रिमाइंडर आता था वही प्रोसेस हम रिपीटेड स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी होगी। हम इसमें रिपीटेड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जब तक हम इसमें क्या करते थे डिवीजन वाले में, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता था? 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था वो हम रेगुलर चलते रहते थे। ऐसे ही हम इसमें भी स्टेप्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आगे आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इसमें। एंड 814 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूज इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 814। तो वही हम जो हमारा इक्वलाइट डिवीजन लेमा का जो बेसिक हमारा इक्वेशन था उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। फिर उसके बाद भी हमने आर की वैल्यू ली थी 0 से हमारा बी तक के लिए वैल्यू लाई किया था, जिसमें आर की जो वैल्यू थी वो स्मॉलर होती है बी से, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो 0 को भी एडजस्ट कर सकती है। सेम कंडीशन हमारी यहाँ भी रहेगी। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन थी A = BQ + R, वो भी हमारी यहाँ रहेगी। तो आगे देखते हैं क्या क्या है हमारे इसमें। तो ऐसे अब हमें फाइंड करना है 56 एंड 814 का। तो कैसे करेंगे? 814 यस, ग्रेटर नंबर हमने A का वैल्यू लिया जो कि हमने लेफ्ट साइड रखा है। देन B का वैल्यू हमारा 56 लेंगे। अच्छा, B का वैल्यू हमने 56 ले लिया। अब हम प्रीवियस मेथड्स पे जाएंगे, भाई डिवाइड करने वाले मेथड पे। 56 से हम 814 में डिवाइड करेंगे। 56 से जब हमने 814 में डिवाइड किया इस फर्स्ट वन टाइम 56 और आगे हमने इसे सॉल्व किया तो हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद
5 देन 2 एंड 4। जब हमने फिर दोबारा इसे फिर दोबारा इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम हुआ, 4 टाइम हमारा हुआ 4 into कैरी 4 20 and 2 22। देन उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया वो 0 and 30। रिमाइंडर क्या निकल के आया हमारा 30 निकल के आया। देन इसको हम इसकी के स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू आई हमारी वो क्वोशेंट वो हमारी 14 निकल के आई 14, और जो आर हमारा जो फर्स्ट टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आया 30 निकल के आया। देन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। देन फिर दोबारा हमारा वही प्रोसेस होगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ये पूरा मेथड हमारे डिवीजन एचसीएफ डिवीजन मेथड पे था, तो सेम वही हम कंडीशन फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवीजन मेथड में क्या होता था, जो हमारा रिमाइंडर निकल के आता था उससे हम डिवीजन में डिवाइड करते थे, मतलब हमारा रिमाइंडर निकल के आया 30, तो हम किस में डिवाइड करेंगे डिवीजन में। तो हमारा डिवीजन क्या है हमारा डिवीजन क्या है 56, तो हम 56 में डिवाइड करेंगे किससे रिमाइंडर से, मतलब 30 से। जब हम इससे 30 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये छोटे होते जाएंगे, आप कर भी पाओगे। 30 से जब हमने 56 में डिवाइड किया तो वो हो गया 1 टाइम होने के बाद उसमें जो रिमाइंडर निकल के आया वो हमारा रिमाइंडर निकल के आया 26। देन उसके बाद हम फिर दोबारा वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन निकल के आया। उसके बाद फिर दोबारा हमने वही प्रोसेस अप्लाई किया, रिमाइंडर से हमने डिवीजन में डिवाइड किया, तो डिवीजन हमारा लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, रिमाइंडर हमारा लिखा जाएगा 26। अब हम 26 से 30 में डिवाइड करेंगे, वो भी हमारा 1 टाइम रहेगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 4। देन फिर दोबारा हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख देंगे दिस इज थर्ड इक्वेशन। फिर दोबारा हमने वही प्रोसेस स्टार्ट किया, 4 से हमने 26 में डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 26 देन 4। अब 4 से हमने जब 26 में से डिवाइड किया तो कितने बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, 4 से हमने जब 26 में से डिवाइड किया तो हमारा ये हमारा 6 टाइम हुआ। कितने टाइम हुआ 6 टाइम, और 2 आया हमारा रिमाइंडर। फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हमारा यहाँ पर 4 आ गया ये डिवीजन और रिमाइंडर आ गया 2, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फिर दोबारा हमने वही प्रोसेस हमने लिखा 4 डिवाइड किया हमने 2 से, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम, बट लेकिन 2 से जब हमने 4 को डिवाइड किया 2 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था, हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था 2 से। हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था 2 से, क्या डिवाइड किया था हमने 2 से, तो यही हमारा यहाँ पर एचसीएफ होगा। फिर से सुन लीजिए, लास्ट टाइम आप रिमाइंडर 0 फाइंड करने के लिए आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं द एचसीएफ ऑफ 56 and 814 is 2। क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, और बेसिक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इस टाइप का है कि आप उससे पहले पढ़ चुके हो। अभी तक हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात करी, अब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स में, फिर उसके बाद हमने एचसीएफ में भी बात किया, तो अब आगे हमारा आ रहा है एलसीएम। तो वो कैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कुछ इसकी थ्योरम्स भी पढ़ी है हमने, कि जो हमारा लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए एंड बी। हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए ए एंड बी। उसके बाद देखते हैं अगर हम इसका एलसीएम निकालें, क्या निकालें एलसीएम, इसका 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम निकालें तो निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर हम इसका एचसीएफ निकालें वो भी निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनके भी कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। कैसे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ओके। देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ LCM A and B and HCF A and B। कुछ क्लियर हुआ? पहले भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, और मैं इसको फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमने यहाँ पर टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो लिए हैं वो लिए हैं A and B। फिर टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ LCM A and B, सेम वही, एंड HCF A and B। मतलब जो हमारा LCM और HCF जो लेना है वही पॉजिटिव इंटीजर्स का लेना है, जिन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, देन इनकी भी कुछ आगे वैल्यूज निकालने के भी मेथड होते हैं, जैसे कि हम LCM का वैल्यू निकालें, LCM निकालें टू पॉजिटिव इंटीजर्स की A and B के लिए अगर हम बात करते हैं LCM निकालें, तो वो जो निकल के आता है प्रोडक्ट ऑफ A and B is divided by HCF of A and B। A and B। आगे हम बात करें सेम कंडीशन वही, हमने यहां पर LCM निकाला है, वहां पर हम HCF भी निकाल सकते हैं। HCF of A and B is equal to product of A and B is divided by LCM of A and B। Yes, okay, then छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर भी सकते हैं। और इन LCMs को HCFs को निकालने के लिए अगर टू पॉजिटिव इंटीजर गिवन है या कोई LCM गिवन है या HCF गिवन है तो उनको आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। इसमें मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आगे इसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। if the LCM of two numbers is 252 and HCF is 2 and 1 of the number and one of the numbers is 28. Find the other। ओके, देन हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ही बताया था। आगे हम उसी मेथड पे इसे सॉल्व करते हैं। जो पहले गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं। क्या है गिवन? सॉल्यूशन LCM ऑफ टू नंबर्स। तो हमने यहाँ पर लेट क्या है, लेट टू नंबर्स आर A and B। Let two numbers are A and B। तो उनका जो LCM होगा A and B का जो LCM होगा वो होगा हमारा 252। देन HCF जो होगा A and B का वो होगा हमारा 2। और उसी में से A का वैल्यू भी गिवन है, जैसे कि हमारा लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। A का जो वैल्यू गिवन है वो 28 गिवन है। देन वही मेथड जो अभी मैंने इसके थ्योरम को भी आपको सॉल्व करने में बताया था। अगर हमें B का वैल्यू निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स अपॉन वन नंबर। और वो वन नंबर हमने ले रखा है A। यानी इसे सॉल्व करेंगे
जो b का वैल्यू हम जो निकालेंगे इसमें, फर्स्ट हम प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। प्रोडक्ट होगा हमारा 252 इंटू 2 अपॉन 28, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो b का वैल्यू है वो निकल आएगा, b का वैल्यू है वो निकल आएगा। ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमारा रियल नंबर का वो है हमारा रेशनलिटी। और रेशनलिटी में क्या रहेगा, जो हमने 9th में रेशनल के बारे में पढ़ा था, वही सब कुछ हमारे यहाँ पर होगा, लेकिन इसमें प्रूफ करना होगा रेशनल है कि रेशनल है। तो रेशनल है तो उससे पहले हम प्रूफ करने से पहले पढ़ेंगे कि अगर हमारा कोई नंबर रेशनल होगा, अगर कोई नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल होगा तो उसको P अपॉन Q की फॉर्मेशन में होना मस्ट है। P अपॉन Q की फॉर्मेशन में होना, सॉरी P अपॉन Q की, मैंने Q लिख दिया, P अपॉन Q की फॉर्मेशन में होना मस्ट है, जिसमें Q जो है वो 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। अब Q की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो आगे देखते हैं, तो P की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इसमें इंटीजर फॉर्मेशन में हो सकती है, चाहे कैसे भी हो सकती है, और आगे हम देखेंगे। इसको बेसिकली अगर हम रेशनल और इरेशनल को अगर समझना चाहें तो इनको एग्जांपल मेथड के थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वही ले लेते हैं हम, और बहुत छोटा है, समझने के लिए भी अच्छा है। जैसे हमें प्रूफ करना है इसमें, फॉर एग्जांपल लेते हैं, प्रूफ दैट √2 is an rational number। √2 is an rational number। तो हम स्टार्ट करते हैं, भाई हमसे पूछा है कि हमसे बोला गया हमें प्रूफ करना है कि √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हमें रेशनल नंबर में प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली वाले थोड़ा सा उसका उल्टा चलेंगे हम, तो हम ले लेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे √2 जो है हमारा कैसा होगा, √2 जो है हमारा कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर हो गया तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, रेशनल नंबर। अगर √2 हमारा रेशनल नंबर हुआ है तो √2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन Q के फॉर्मेशन में चला जाएगा। किसके फॉर्मेशन में चला जाएगा, P अपॉन Q के फॉर्मेशन में। अब इससे और आगे सॉल्व करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्मेशन में चला जाएगा, तो P अपॉन Q के फॉर्मेशन में जाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो √2 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 2 = P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद P स्क्वायर = 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर = 2Q स्क्वायर। देन यहाँ पर हमने एक चीज देख ली, P स्क्वायर = 2Q स्क्वायर जो निकल के आया है, यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं, जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का। P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। देखिए P स्क्वायर की जो वैल्यू बन रही है वो 2 किसी भी नंबर के 2 के मल्टीप्लाई के बाद बनी है, तो हम बेसिकली इसे लिख भी पा रहे हैं, P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। हियर इसके बाद हम जो लिख सकते हैं, अब हमने देखा P स्क्वायर जो है मल्टीपल है 2 का, अगर हम P स्क्वायर की जगह पर हम बात करें, क्योंकि हम बात करें ओनली स्क्वायर फॉर्मेशन हटाने के बाद P रह जाएगा, P इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड मतलब P इज द मल्टीपल ऑफ 2, और एक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन वैलिड नंबर नहीं लेना होगा। एक उसकी जगह कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हमने इसमें जो कांस्टेंट लिया है कोई भी हमने ले लिया t, लेट बी t, p इज द मल्टीपल ऑफ t, तो हम देखेंगे p इज द मल्टीपल ऑफ t। अब हमने जो हम इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम जो सॉल्व कर रहे थे वो P स्क्वायर = 2Q स्क्वायर में सॉल्व कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि P इज द मल्टीपल ऑफ t, तो मतलब क्या हो जाएगा, P = 2t फॉर्मेशन हो जाएगा, और P स्क्वायर में था, हमने यहाँ पर स्क्वायर किया इसका, तो जब हमने इसको स्क्वायर फॉर्मेशन में चेंज किया तो P स्क्वायर = 4
टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। देन फिर दोबारा हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने देखा यहाँ पर वापस आके कि दोनों इक्वेशन से देखा, इक्वेशन हमारी फर्स्ट वी लेट बन रही है और इक्वेशन हमारी सेकंड बन रही है। फ्रॉम इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। और आगे हमने सॉल्व किया तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर फिर दोबारा आ गई जो हमने देखा था, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, जहां से हमने निकाला था p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। हियर फिर दोबारा हमारे यहाँ पर आ गया q स्क्वायर इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर जो q है उसकी जो वैल्यू है q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। देन उसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए हमने देखा q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन जब हम q स्क्वायर की वैल्यू t के फॉर्मेशन में चेंज करते हुए जाएंगे तो हमें यहाँ पर इंटीजर हमारा चेंज हो जाएगा। देन हमारा कोई भी एक इंटीजर फिक्स नहीं हो पा रहा। जब हमने p स्क्वायर के लिए बात किया तो हमारा हमने जो एक कोई इंटीजर लिया था, कांस्टेंट जो लिया था वो t लिया था। देन उसके बाद हमने देखा तो हमने q स्क्वायर के फॉर्मेशन में हमें 2 का मल्टीपल मिला, लेकिन जब हम ओनली q के लिए बात करेंगे, q इज मल्टीपल ऑफ 2 टू n, यहां पर हमारा सेकंड नंबर कोई भी हो सकता है। बार बार ये रिपीटिंग में हमारा चलता जाएगा, जिससे हमारा यह प्रूफ होगा कि जो √2 हमारा जो निकल के आया है, √2 से निकल के आया है वो कैसा होगा, √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, क्योंकि हम √2 को बार बार रिपीट होने पर भी हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता कोई एक होल नंबर, मतलब कोई एक स्क्वायर नंबर बन के आता, तो हमारा यहाँ पर ब्रेक कर जाता है, जिससे कि हमारी वैल्यूज भी निकल आती। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बार बार यही रिपीटिंग फॉर्मेशन चलती रहेगी, तो इससे यही प्रूफ होगा कि √2 इज द रेशनल नंबर। तो हमारे यहाँ पर प्रूफ होता है कि √2 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। देन उसके बाद हम इरेशनलिटी को एक और एग्जांपल से हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो एक और एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, एक नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, प्रूफ दैट - 3 - √5 is an 3 - √5 is an rational नंबर। तो नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि अगर हमें रेशनल नंबर के बारे में पूछा जाता है, रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो हम उसका रिवर्स करेंगे। रेशनल के बारे में पूछा गया तो रेशनल लेके काम करेंगे। तो लेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारा, लेट 3 - √5 इज रेशनल नंबर। आगे देखते हैं, अगर हमारे 3 - √5 हमने रेशनल नंबर लिया है तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे। 3 - √5 वही अभी हमने √2 वाली फॉर्मेशन में चलाया था, जो मैंने अभी आपको √2 का जो मेथड पढ़ाया था उसी की बेसिस पे आप √3, √5, √7 जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनका √2 हम फाइंड कर सकते हैं। 3 √ 5 को हम लेंगे तो P/QP फॉर्मेशन में लिख लेंगे इसे। P/Q होगा जो रेशनल नंबर होगा, और जो Q जो है हमारी वैल्यू Q 0 को लाई नहीं करेगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो हमारे रेशनल नंबर है उन्हें वन साइडेड करेंगे, जो रेशनल नंबर है उसे वन साइडेड करेंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे ये रेशनल है। जो हमारा अंडरूट में नंबर है वो हमारे रेशनल है, अभी उन्हीं के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, और जो हमारे विदाउट अंडरूट नंबर है वो हमारे रेशनल नंबर्स में है। तो हम रेशनल नंबर 3 - P/Q इक्वल्स टू √5 कर लेंगे।
देन इसे सॉल्व करेंगे 3q माइनस p अपॉन q इक्वल्स टू अंडू 5। देन उसके बाद जो सॉल्व करेंगे उसमें हमारा निकल के आएगा, हमने देखा हियर 3q minus p upon q is rational number but जो हमारा 3q minus p upon q के इक्वल में है क्या, अंडू 5 is rational number अब कहने का मतलब है कोई भी टू नंबर, एक रेशनल है दूसरा रेशनल है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। नाउ मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूं, अगर आपको इक्वल में कोई भी नंबर गिवन है, वो वन साइडेड रेशनल है, वन साइडेड इरेशनल है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको √2 वाले मेथड में ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो यहां पर हम फिर दोबारा लिख देंगे इसके बारे में। रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। Rational number. Then the given number 3 minus √5 is an irrational number. Is an irrational number. Okay. देन स्टूडेंट, हमारा जो रियल नंबर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या निकालते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी नंबर को ये चेक करते हैं वो टर्मिनेटिंग में है या नॉन टर्मिनेटिंग में। अब टर्मिनेटिंग में होने के लिए क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग में होने के लिए क्या होगा, उसको मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। 456 is divisible by 10. 456 is divisible by 10। अब हमने 456 को जो हमने 10 से डिवाइड किया तो 45.6 निकल के आया, 45.6। तो ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है वो है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटेबल है। नॉन रिपीटेबल, हमें नॉन रिपीटेबल, रिपीटेबल अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि नंबर जो हमारा है टर्मिनेटिंग कब होगा, कैसे होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इसके लिए मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि टर्मिनेटिंग कब होगा और कैसे होगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि 10 से जब मैंने इसमें नंबर में डिवाइड किया तो बहुत ही इजीली ये डिवाइड हो गया और इसमें एक पॉइंट शिफ्ट हो गया। देन अगर हम बात करें, अभी हमने 10 से डिवाइड किया था, अगर हम 100 से डिवाइड करें सेम वही रहेगा, एक और नंबर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 1000 में भी हो जाएगा। देन अगर हम बात करें 10,000 में भी हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस कैसे चलेगा कि जब हमारा 10 का मल्टीपल जैसे आगे बढ़ता रहेगा उसी के मेथड में 10 के स्क्वायरिंग मेथड में, सॉरी 10 के पावर फॉर्मेशन के मेथड में ये जैसे नंबर बढ़ता रहेगा उसी के मेथड में ये टर्मिनेटिंग होता रहेगा, टर्मिनेटिंग होता रहेगा। अगर मैं इस नंबर के लिए बात करूं, एक्सपेंड करने के लिए बात करूं, एक्सपेंड कैसे, जैसे 456 अपॉन, अभी हमने यहाँ पर 10 लिया था, 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 का जो फैक्टर हमारा चेंज होगा वो किसमें होगा, 2 into 5 में। 10 का जो फैक्टर चेंज होगा वो होगा 2 into 5 में। अगर हम 100 के लिए बात करें तो हमारा जो 100 के लिए जो फैक्टर चेंज होगा
यहाँ पर देख सकते हैं आप 100 के लिए अगर हम बात करें 100 का हमारा फैक्टर चेंज होगा 10 into 10 और 10 into 10 जो चेंज होगा 2 into 5 into 2 into 5। धीमे धीमे बेसिक से आप समझिए 2 into 5 into 2 into 5 देन 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। यहां से हमारा क्लियर हो गया कि 100 का भी हमारा ये निकला। अगर हम 1000 के लिए बात करेंगे तो हमारा निकलेगा 1000 के लिए 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। अगर हम 10,000 के लिए बात करेंगे तो हमारा आंसर जो निकलेगा 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। इट इज क्लियर दैट कि अगर हम इसका फॉर्मेशन एक बेसिक फॉर्मेशन में लेके चले, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लेके चले, तो हमारा जो 2 की जो पावर है वो m होगा कुछ into 5 की जो पावर है वो हमारा n होगा कुछ। ये फिक्स है, ये फिक्स है। मतलब m और n कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे। हियर m and n any 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो यहां से एक बात क्लियर है कि ये नॉन नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव इंटीजर से आपकी बात क्लियर हो जाती है कि ये नॉन नेगेटिव होंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग में कब होगा, जब वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेशन में डिवाइड किया जाएगा। m की फॉर्मेशन में डिवाइड किया जाएगा। यहां पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। वो कहते जैसे कि 23 इज डिविजिबल बाय 3 into 10। नहीं, मैं सीधे ले लेता हूं, 3 into 10 भी नहीं लूंगा, मैं 30 ले लेता हूं। 30 को मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो आगे मैंने देखा 23/3 into 10। अब मैंने फिर दोबारा देखा 23/3 into 2 into 5। हमारा वही फॉर्मेशन निकल के आया। देखिए आप 2 की पावर m और 5 की पावर n। यहाँ पर 2 की जो पावर है वो 1 है, 5 की पावर जो है 1 है। ऐसा नहीं है जो m और n की वैल्यू सेम होगी, डिफर भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही स्टैंडर्ड फॉर्मेशन निकल के आना चाहिए कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्मेशन में। ये तो ठीक है 2 into 5, इससे अगर हम 23 में डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम 23 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग में चेंज नहीं होगा, ये रिपीट भी करेगा, ये रिपीट भी करेगा। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो हमारी 2 into 5 की फॉर्मेशन में तो जरूर होनी चाहिए। मतलब कि 2 की पावर n into 5 की पावर n का फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, n का फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। जब भी हमारा कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हम उससे प्रूव कर पाएंगे। आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। वही नंबर हमारा टर्मिनेटिंग में होगा जो हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में ही होगा। उसके आगे कोई भी हमारा कोई प्राइम नंबर या प्राइम नंबर जब भी आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होना मस्ट है।